ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि भूमि का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, साथ ही राज्य के कई जिलों में सिंचाई जल की काफी कमी भी देखी जा रही है। इस जल की कमी को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। बस जरूरत है वर्षा जल को संग्रहित करने की। तो इसके लिए आप कौन कौन से उपाय अपनाएं, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये स्थिति बन चुकी है कि मॉनसून सीजन के बाद हमारे पास पीने के लिए पानी की भी समस्या आ रही है और सिंचित सिंचाई के लिए तो और भी ज़्यादा समस्या है। तो पहले बात करें कि जल संरक्षण में हम किसान भाई क्या कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कम से कम सतही सिंचाई जो होता है जनरली, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पोखर की मतलब खुदाई कर सकते हैं अपने खेतों में। तो अगर ऐसा देखा जाए किसानों के पास जो भी ज़मीन है, अगर उसका 10% अगर खेत हम संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए उपयोग करें तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हर किसान को 10% ज़मीन जो है उनके खेत जितना भी रकबा है उसका 10% उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए जल संरक्षण के लिए। तो जल संरक्षण करने के हमारे विभिन्न तरीके होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके खेत चौकार हैं या आयताकार हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने खेत के तीनों साइड से आप 1 मीटर के भुजा का वर्गाकार नुमा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिसका कि 1 मीटर गहराई होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके खेतों में जल संरक्षित होता है, बारिश का जल, और खेत के बाहर भी जल नहीं जाता है, जिससे कि आपका मृदा अपरदन भी नहीं होता है, जो बोलते हैं मृदा का क्षय भी नहीं होता है, और जल भी संरक्षित होता है। गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में की तर्ज पर अब पहाड़ का पानी पहाड़ में भी कवायद शुरू करनी होगी। इसके लिए पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत जुताई करना प्रमुख है। इसके अलावा अधिक ढलान वाली जगहों पर समोच्च खेती यानी सीढ़ीनुमा खेती को बढ़ावा देना होगा। पहाड़ों पर जगह जगह पर छोटी खाइयां खोदनी होंगी, जिससे वर्षा जल इनमें इकट्ठा होने लगेगा और धीरे धीरे रिसकर नीचे की ओर आएगा, जिससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, साथ ही मिट्टी कटाव भी रुकेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या तरीके हैं, जैसे कि आप जाएं अगर परंपरागत तरीकों में, तो देखेंगे कि कुएं का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ करता था पहले, और कुआं कभी सूखता भी नहीं था। लेकिन आज के कंडीशन में अगर हम बात करें, हम कहीं भी कुआं नहीं देखते हैं। कुआं होने से सिर्फ हम जल निकासी नहीं करते थे, उसमें जब बारिश होता था तो वो जल को संचय भी करता था, और वो जल जितना संचय होता था वो ज़मीन के अंदर जाके भूमिगत जल को भी रिचार्ज करता था। तो ये जो एक कुएं का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि एक परकोलेशन टैंक जिसको बोलते हैं, उसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा होती है, और उसका सरफेस एरिया जो ऊपर का एरिया होता है वो जस्ट कुएं की तरह ही होता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो कम होती है काफ़ी। तो अगर हम परकोलेशन टैंक एक अच्छी विधि है जिससे हम जल संचय करते हैं, और परकोलेशन टैंक सीधे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं में जागृति लानी होगी। अगर प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल का भंडार करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाए जाए और उन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए, तो हर नगर में जल संरक्षण किया जा सकेगा। और दूसरे तरीके की अगर बात करें तो जैसे कि आजकल घरों में अगर बहुत ज़्यादा चल रहा है वर्षा जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो इससे हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपके घर में जो छत है, उस छत पे जो पानी एकत्रित होता है उसके मुहाने को अगर आप एक पाइपलाइन से जोड़ कर अगर उसको सोखते के थ्रू अगर पानी को संचय करें तो आपका जल भी उससे संचय होगा। तो इसमें क्या करना होता है, आपको 1 फीट जैसी ब्याज की उसका सर्किल 1 मीटर का होना चाहिए, और उसकी गहराई 16 से 20 फीट रखते हैं, और उसको जैसे रिंग नुमा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं प्रीकास्ट स्ट्रक्चर डाल के उसको गहराई तक ले जाते हैं, 16 फीट की गहराई को फिल करते हैं, और उसके अंदर आप मिट्टी का टुकड़ा, जैसे कि पहले ईंट का टुकड़ा डालें, उसके बाद छोटे छोटे ईंट के टुकड़ों को डालें, फिर उसके बाद गिट्टी डालें, ग्रेवल डालें, उसके बाद जो अंतिम लेयर है उसको आप बालू से ढक कर उसके अंदर आप पाइपलाइन अगर गिराते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वर्षा जल जो छत पे गिरता है, जो कि वेस्टेज है, उसको हम एकत्रित करें तो हमारे घर के आसपास के एरिया भी रिचार्ज रहेंगे, वहाँ पे पानी का लेयर कभी भी नीचे नहीं जाएगा।
अगर खेती की बात करें तो खेतों में छोटे छोटे तालाब, पोखरा या डोभा को बनाना पड़ेगा, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो सकेगा। साथ ही खेतों में मेड़बंदी के काम को बढ़ावा देना होगा। नदी नालों पर डैम बनाने में भी जल संरक्षण काफी सहायक है। ऐसे में छोटे छोटे नालों पर कच्चे डैम बना सकते हैं, जिसमें काफी पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। इनसे भूजल स्तर भी बढ़ता है। इसके अलावा नहरों और सिंचाई नालियों की सफाई करनी भी जरूरी है। किसान भाइयों, वक्त के साथ साथ पुराने तालाब में मिट्टी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में पुराने तालाबों का गहरीकरण करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही नलकूप और कुओं का पुनर्भरण करने हेतु जरूरी संरचनाओं को बनाना भी जरूरी है। और फसलों की सिंचाई में टपक और फव्वारा जैसी उन्नत तकनीकियों को अपनाने की जरूरत है, ताकि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई की जा सके। तो मैं सभी लोगों से ये आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आप लोग आगे आए और जब सोख्ता निर्माण हो तो इसमें अपना हिस्सा लें और अपने घरों में भी आप सोख्ता का निर्माण करवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हारला, जिला भागलपुर के जितेंद्र कुमार ने। आपने पपीते की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पपीता आजकल बाजारों में और आसपास के इलाकों में हाट में बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसके दाम जो है मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जैसा कि देखा गया है कि पपीता को लगाने के लिए उसका बीज का हम उपयोग करते हैं। जो किस्म का, चाहे वो लोकल हो या हाइब्रिड हो, जो बीज है वो आपका उसी साल का बीज होना चाहिए। पुराना बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहां तक हो सके वो एक स्वस्थ बीज का और एक ताज़ा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180089292163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।